हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों के असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, जिसे कि मस्तिष्क का आघात भी कहा गया है। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के न्यूरोलॉजी विभाग में बतौर विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रोफेसर सुधीर शर्मा जी। प्रोफेसर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं। अगर बात की जाए दिल और दिमाग, तो ये दोनों ही ऐसा है कि अगर इसमें कोई भी, इसके आघात में कोई भी कोताही हो जाए तो आपको जान गंवानी पड़ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि समय का जो अभाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है अगर हम दिल की बात करें या दिमाग के आघात की बात करें। तो चलिए आपसे जानते हैं कि जो ब्रेन स्ट्रोक है, जो मस्तिष्क का जो आघात है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज है? अब तो भारतीय जो स्ट्रोक या पक्षाघात है या जैसे मस्तिष्क का आघात है, अगर हम इसका मूल कारण पहचानना चाहें तो जो हमारा मस्तिष्क है एक विशेष प्रकार का अंग है। जो मस्तिष्क है वह ऊर्जा का संचय नहीं कर सकता। जैसे हमारे अन्य अंग हैं, जैसे कि लीवर है, किडनी है, वहाँ पर अगर कुछ समय तक ऑक्सीजन की या ग्लूकोज की सप्लाई बाधित भी हो जाए तो उसके पास एक स्टोर, एक संचय रहता है। परंतु मस्तिष्क ऐसा एक अंग है जहाँ पर ऊर्जा का संचय बिल्कुल नहीं होता है, जिस वजह से मस्तिष्क को हर समय बिना बाधा के खून की जो प्रवाह है मिलता रहना चाहिए, जिसके माध्यम से मस्तिष्क को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलती रहती है। तो किसी भी कारण से यदि यह प्रवाह, खून का प्रवाह मस्तिष्क के कोशिकाओं के लिए बाधित हो जाए तो उससे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे हम स्ट्रोक या पक्षाघात कह सकते हैं। सामान्य जनमानस में तो यह धारणा है कि अधरंग ही एक लक्षण है कि शरीर के एक हिस्से का अचानक से सुन्न हो जाना या कमज़ोर हो जाना, परंतु पक्षाघात के या मस्तिष्क आघात के बहुत से लक्षण हो सकते हैं। और ये लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जहाँ पर खून का प्रवाह जो है बाधित हुआ है, क्योंकि मस्तिष्क में भी जो है एक कार्य का विभाजन है। मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो देखने से संबंधित है, मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो हमारी स्मृति से संबंधित है, कुछ हिस्सा बोलने से संबंधित है, कुछ हिस्सा ऐसा है जो मस्तिष्क का हमारे शरीर के एक हिस्से में जो बल है उसको नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार जिस भी मस्तिष्क के हिस्से में ये खून का प्रवाह बाधित होगा, जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होंगी, उनसे विभिन्न प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। परंतु एक जो मुख्य समानता है इन सभी लक्षणों के बीच, जो कॉमन रनिंग थ्रेड है इन सभी लक्षणों के बीच, वो है अचानक से आकस्मिक होना। जो स्ट्रोक के लक्षण हैं वो हमेशा अचानक से होते हैं। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे आपको पहले हाथ में सुनपन होगा, पैर में होगा, नहीं। एक क्षण पहले आप बिल्कुल ठीक हैं और दूसरे ही क्षण आप लकवा या इससे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अचानक से आप बोल नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, अचानक से हाथ या पैर का उठना बंद हो जाता है। तो जो स्ट्रोक के लक्षण तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, परंतु जो उनमें एक समान लक्षण सब में है वो है उसका अचानक से होना। जी, आप लगभग 11 वर्षों से ज़्यादा न्यूरोलॉजी विभाग में बहुमूल्य सेवाएं जो है आप मरीजों को प्रदान कर रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र भी बनते हैं। और साथ में इसी मुहिम में जो स्ट्रोक की बात करते हैं, तो आपने जो अवेयरनेस हमारे हिमाचल प्रदेश में जो लोगों को प्रदान की है वो सच में ही बहुत ही एक वरदान के रूप में सामने उभर कर आई है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आपका भी अनुभव रहा होगा,
एक दशक पहले जब हम बात करते थे कि कोई भी मरीज इस बीमारी से, जैसे आपने कहा, अकस्मात किसी को दौरा पड़ना, अधरंग का दौरा पड़ना, तो कई भ्रांतियां थी। अक्सर जो हमारी मेडिकल लाइन में जो हमारे मेडिकल स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ जो भी आया करते थे, उन्हें भी ये लगता था कि अब ये शायद अंत है, इसको घर ले जाएं, इसका अब इलाज नहीं होगा, या इसके घर में ही सेवा करें। और अक्सर लोगों में ये भी भ्रम था कि शायद जो ब्रेन का आघात है, जो कि आप बता रहे हैं, किसी कारणवश खून का रसाव ब्रेन की किसी भी जगह में, वाइटल जगह है जो भी, जिसको कमांड कर रहा है, जो उसको मॉनिटर कोऑर्डिनेट कर रहा है, वहां या स्पाज्म या रुकने के कारण, किसी भी कारणवश जो भी कारण रहा हो, तो लोग सोचा करते थे भी शायद जो पासा अधरंग से ग्रसित हो गया है, वीक पड़ गया है, उसमें डॉक्टरी इलाज बाद में देखेंगे, पहले वो कुछ मालिश या कुछ एक्सरसाइज का इलाज पहले करते थे। और उससे भी कई बार लोग जो है आजीवन भर जो है वो विकलांग होते थे और बेड पे ही उनकी सेवा, और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन से उनका जीवन खत्म हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अग्रसर हैं आप इस फील्ड में, बतौर न्यूरोलॉजिस्ट आपने बहुत ही ज्यादा काम किया है स्ट्रोक में। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अगर ये स्ट्रोक को प्रिवेंट करना है और सभी को, आवाम को भी जानकारी, हमारे स्टाफ को भी जानकारी रखनी है, तो ये जो महत्वपूर्ण आप बताते हैं, लगभग जो ये 2 से 4 घंटे का जो समय है, ये किस तरह से महत्वपूर्ण बनता है और इसमें आपको क्या क्या चीजें करनी आवश्यक बन जाती हैं? जैसे मैंने बताया कि मस्तिष्क ऊर्जा का संचय नहीं कर पाता, तो जैसे ही खून का प्रवाह जो है मस्तिष्क को बाधित होता है, मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होना आरंभ कर देती हैं, और थोड़े ही समय में वो कोशिकाएं अधिकतर मर भी जाती हैं, और एक बार वो कोशिकाएं मर गईं तो फिर वो पुनर्जीवित नहीं हो सकती। तो जो स्ट्रोक है उसके इलाज में समय एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक फैक्टर है, क्योंकि यदि हम उस बाधित खून के प्रवाह को कुछ समय में, जो हमारे पास कुछ घंटों का समय है, 3-4 घंटे, उसमें अगर सुचारू कर सके तो फिर कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से हम बचा सकते हैं। परंतु वो कुछ शुरू का समय निकल गया तो फिर हम भले ही खून का प्रवाह सुचारू कर भी दें, परंतु वो मृत कोशिकाएं दोबारा जीवित नहीं होंगी। तो इसीलिए जो शुरू का 3 से 4 घंटे का समय है वो स्ट्रोक के उपचार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हमारे पास इस तरह के उपचार उपलब्ध हैं कि हम उन बंद हुई कोशिकाओं को फिर से, क्लॉट है जो खून का थक्का है, उसे पिघलाकर खून का प्रवाह जो है फिर से सुचारू कर सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो उपचार है ये केवल शुरू के कुछ घंटों में ही संभव है, और यदि वो समय निकल जाए तो फिर अधरंग का कोई तुरंत ठीक होने वाला उपचार फिर उपलब्ध नहीं है। फिर व्यक्ति को धीरे धीरे ही अपनी बीमारी से आराम मिलता है। तो इसलिए ये जन साधारण में स्ट्रोक के बारे में जागरूकता होना, उसके लक्षणों के बारे में जागरूकता होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर वो शुरू का समय वो पकड़ लें और समय पर सही चिकित्सालय में पहुंच जाएं तो वो बहुत सी गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। जी, चलिए जानते हैं डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल में अगर मरीज को पहुंचाया जाए तो उसकी जान बच सकती है, वो अपाहिज और विकलांग होने से बच सकता है। अगर इसके लक्षणों के बारे में अगर जाने, कई बार अक्सर ये भी देखा गया है कि कई बार एक साइड सुन होना या मुंह का टेढ़ा होना, उसके अलावा कैसे भांप ले, कई बार माइनर से स्ट्रोक भी देखे गए हैं, जो कि आगे जाके कई बार उसमें जब मरीज और उसके अभिभावक जो कोताही बरसते हैं वो कई बार उग्र रूप भी ले सकता है। तो अगर हम माइनर लक्षणों के बारे में अगर जानना चाहते तो किस तरह की संवेदनाएं और लक्षण जो हैं एक मरीज में होना अभिभावकों के लिए और साथ में उसके सराउंडिंग में लोगों के लिए जानना अति आवश्यक बन जाता है? जैसे मैंने बताया कि अगर हम स्ट्रोक के विभिन्न लक्षणों में एक समानता ढूंढना चाहें तो वह समानता है आकस्मिकता, कि अचानक से कोई भी लक्षण हो, वो कोई भी लक्षण हो सकता है, वो देखने में समस्या हो सकती है, वो अचानक से संतुलन में समस्या हो सकती है, वो शरीर में कमज़ोरी हो सकती है, वो सुन्नपन हो सकता है। तो अगर कभी भी किसी व्यक्ति को अचानक से कोई भी लक्षण उत्पन्न हो तो ये हमेशा ये एक शक करना चाहिए कि कहीं ये स्ट्रोक या पक्षाघात तो नहीं है, और बिना समय गंवाए तुरंत चिकित्सालय जाना चाहिए। परंतु अगर हम इसके लक्षणों की वैसे बात करें तो यदि जनसाधारण 3 लक्षणों को भी पहचान ले तो 75% जो अधरंग के मरीज हैं हमारे पास इन 3 लक्षणों से आते हैं। और इन 3 लक्षणों के लिए एक सूत्र भी है जिसे हम बचाव हिंदी में या अंग्रेजी में फास्ट बोलते हैं। तो फास्ट में F फॉर फेस, अचानक से मुंह का टेढ़ा हो जाना,
ए फॉर आर्म, हाथ का अचानक बाजू का कमज़ोरी आ जाना, उसे उठाने में दिक्कत होना या टांग में कमज़ोरी आ जाना। और एस फॉर स्पीच, बोलने या समझने में किसी प्रकार की कठिनाई आना। और टी है टाइम के लिए, और वो टी किस लिए है, जैसे मैंने बताया टाइम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। और ऐसे लक्षण कभी भी किसी व्यक्ति में आए तो तुरंत बिना समय गंवाए वो चिकित्सालय पहुँचे। अगर हिंदी में हम इस सूत्र को बताना चाहें तो बचाओ, ब से बाजू, च से चेहरा, आ से आवाज़ और व से वक्त। तो अगर एक ये सूत्र भी हम लोगों में इसका प्रसार कर सके और इस सूत्र को लोग याद कर लें कि बचाओ या फास्ट, ऐसे फेस, आर्म या स्पीच या बाजू, चेहरा, आवाज़, इसके कुछ भी लक्षण अगर अचानक से कभी भी आए तो 75% जो ये पक्षाघात के मरीज़ हैं, ये डायग्नोसिस समय पे उनका हो सकता है और उस समय पर वो उचित चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आपने कहा समय बहुत महत्वपूर्ण है, लक्षणों को भांपना समय पर वो भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अक्सर हम बात करते हैं जैसे हार्ट अटैक, हृदयघात, तो उसमें देखा जाता है कुछ एक दवाएं हैं और कुछ एक आपको ले जाने का तरीका है कि हम बोलते हैं कि अगर इस तरह का लक्षण लग रहा हो तो आप समय पे उस दवाई का सेवन कर सकते हैं। तो क्या मस्तिष्क आघात या जो ब्रेन स्ट्रोक है, इसमें भी अगर इस तरह के लक्षण को किसी को भांप लें तो क्या उसको हॉस्पिटल पहुंचाने तक किसी दवा का सेवन आप करवा सकते हैं, या कोई उसकी वो जिंदगी या उसकी जो क्लॉट है या उसकी बीमारी को वो थोड़ा सा नियंत्रण में ला सकती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो पक्षाघात है वो 2 प्रकार का होता है। एक जो खून के जो प्रवाह, खून ले जाने वाली धमनियाँ हैं उनमें कोई रुकावट आ जाए, और दूसरा खून की धमनियाँ फट जाएं। और तो इस जो खून की प्रवाह में रुकावट से अधरंग या पक्षाघात होता है उसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और जो धमनियों के फटने से पक्षाघात होता है उसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दोनों का जो उपचार है वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। जो धमनी ब्लॉक हो गई है, जिसमें रुकावट आ गई है, वहाँ हम खून के थक्के को पिघलाना चाहते हैं, कुछ ऐसी दवा देना चाहते हैं कि खून का जो वो थक्का पिघल जाए। दूसरी तरफ जहाँ धमनी फटने से पक्षाघात हुआ है वहाँ हम उस खून को बहने से या दिमाग में फैलने से रोकना चाहते हैं। और दोनों ही प्रकार के जो ये पक्षाघात हैं, इस्चेमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक्स, इनके लक्षण एक समान हो सकते हैं। ऐसा कोई भी निश्चित तरीका नहीं है जिससे हम पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह सकें कि ये ब्लॉकेज से स्ट्रोक है या ये हेमरेज से स्ट्रोक है। तो इसलिए बिना सीटी स्कैन के ये कहना मुश्किल है कि हम ये दवाई दे दें। जैसे अब कुछ लोग सोचते हैं कि एस्पिरिन दे दें, खून पतला करने की दवाई दे दें, पर क्योंकि वो जो स्ट्रोक है वो नस फटने से, हेमरेज से भी हो सकता है। तो मैं तो यही परामर्श दूंगा, यदि किसी को भी ये लक्षण आ रहे हैं, बिना समय गंवाए आप तुरंत निकटतम चिकित्सालय में जाइए। और चिकित्सालय भी, किसी भी चिकित्सालय में जाने से बात नहीं बनेगी, उस चिकित्सालय में जहाँ पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि सीटी स्कैन के द्वारा ही हम ये पता कर सकते हैं कि जो पक्षाघात है वो धमनियों के रुकावट से हुआ है या धमनियों के फट जाने से, और उसी के अनुसार फिर उसका आगे का इलाज चलता है। तो अगर आप कुछ ऐसा जानना चाहें कि भाई ये प्राथमिक चिकित्सा दें, तो मैं ये कहूँगा कि इन सब दवाइयों में समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि तुरंत उन्हें ले जाने, क्योंकि समय भी हमारे पास थोड़ा सीमित है, तो इसीलिए तुरंत उसे निकटतम सीटी स्कैन युक्त चिकित्सालय में ले जाइए और वहाँ पर उसका सीटी स्कैन की रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज होगा। अक्सर ऐसा भी देखा गया कि कई जो अभिभावक हैं जो मरीज को लेके आते हैं स्ट्रोक में, आप बता रहे हैं चाहे वो हेमरेजिक है या इस्चेमिक है, कई बार उसमें दौरे पड़ना भी, या कई बार अक्सर भी देखा है कि उसमें मुंह का, जब आपके जो मुंह टेढ़ा होना है तो लोग प्रयास करते हैं उसका मुंह खोलने का, उसमें पानी डालने का, और साथ में कई बार उसको सिटिंग पोजीशन में या लेट के, सीधे लेट के। और अक्सर ऐसा भी देखा कि जब वो व्यक्ति उस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से हॉस्पिटल में आता है तो ब्रेन स्ट्रोक से कॉम्प्लिकेशन ही वो पता लगता है कि उसने वो सारी जो स्क्रीशंस हैं वो फेफड़े में डाल दी और वो साथ में एक एस्पिरेशन भी एक नई कॉम्प्लिकेशन के साथ हॉस्पिटल में आ गया। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर ऐसे व्यक्ति विशेष को अगर हॉस्पिटल में लाना है, किसी एम्बुलेंस की सहायता में लाना, कई बार एम्बुलेंसेज अपडेटेड एम्बुलेंस हैं, पर अगर किसी को अपनी गाड़ी में लेके आना है या किसी और साधन से लेके आना है, तो किस तरह किस चीज़ों का जो एहतियात बरतना वो आवश्यक बन जाता है ऐसे मरीज में? जो पक्षाघात के मरीज़ हैं, क्योंकि उन्हें बोलने में
या समझने में कठिनाई होती है, निगलने में समस्या हो सकती है, तो उन्हें ज़बरदस्ती कुछ पिलाने का, कुछ खिलाने का कभी भी प्रयास ना करें। अब हमारे समाज में देखा गया है कि हर व्यक्ति एक चिकित्सक ही अपने को समझता है, और जैसे हम कहते हैं कि नीम हकीम खतराए जान, तो आप अवैज्ञानिक या ये जो उपचार हैं उनकी ओर ध्यान ना देकर बस उस व्यक्ति को तुरंत चिकित्सालय पहुंचाएं। ये महत्वपूर्ण है। आप उसे अपनी गाड़ी में ले जाएं, आप उसे एम्बुलेंस में ले जाएं, जैसे भी ले जाएं, परंतु उसे तुरंत चिकित्सालय अवश्य पहुंचाएं। यदि व्यक्ति को कई बार पक्षाघात में व्यक्ति को मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, तो उसमें आवश्यक है कि व्यक्ति को करवट दे के लिटाएं, उसे कुछ पीने के लिए ना दें। यदि उसके दांत जो भींच गए हैं तो उसे खोलने का प्रयास न करें। कई बार लोग उंगली डाल देते हैं कि शायद दांत खुल जाएंगे तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, उंगली कट जाती है। या कई बार लोग चम्मच का प्रयोग करते हैं तो मरीज़ के दांत ही टूट जाते हैं। तो इस प्रकार किसी भी इस प्रकार के उपचार से बचें और तुरंत चिकित्सालय पहुंचने का प्रबंध करें। जी, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है प्रोफेसर शर्मा जी कि एक व्यक्ति को किसी कारणवश ये बीमारी हो गई तो उसको एक कॉम्प्लिकेशन से भी जूझना है, और एक आदमी को भविष्य में ये भी समझना है कि ये जो पक्षाघात है इसके मुख्य कारण क्या होते हैं। क्योंकि हम कारणों पे बात नहीं करते, हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, फिर ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, फिर डॉक्टरों से कहते हैं कि शायद डॉक्टर की तरफ से कोताही हो गई या फैसिलिटी नहीं मिली। तो ये जानना भी इस स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर हमें अपने शरीर को इस जानलेवा बीमारी से बचाना है, और साथ में जिसको हो जाए किसी कारणवश उसको आगे लाइफस्टाइल किस तरह की रखनी है, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर इस नासूर जैसी बीमारी से आपको बचना है तो आपका जीवन शैली, लाइफस्टाइल, खान पान और भी क्या क्या चीज़ें जो है महत्वपूर्ण बन जाती हैं अगर आपको बचना है इस बीमारी से। पक्षाघात एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ये एक लोकोक्ति कही जाती है कि उपचार से रोकथाम बेहतर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। क्योंकि पक्षाघात का अगर हम सबसे जो आधुनिक इलाज है वो भी देखें तो अधिकतर मरीज इस इलाज के पात्र ही नहीं हो पाते, क्योंकि 3-4 घंटे में कितने लोग हैं जो एक बड़े चिकित्सालय में पहुंच पाते हैं। तो अधिकतर लोग जो इन आधुनिक इलाज हैं इनका लाभ नहीं ले पाते हैं, और इस वजह से उन्हें जो पक्षाघात के लक्षण हैं उनको लंबे समय तक झेलना पड़ता है। परंतु जो रोकथाम के इसके उपाय हैं वो इतने सरल हैं और इतने वो असरकारक हैं कि ऐसा माना जाता है कि यदि हम उन छोटी छोटी चीज़ों को अपना लें तो हमारी पक्षाघात होने की संभावना 80% तक कम हो जाती है। तो वो जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं विशेषकर आज दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है पक्षाघात या स्ट्रोक के लिए, और इसका उपचार कोई कठिन नहीं है। इसकी दवाइयाँ भी बहुत अधिक महंगी नहीं हैं और उपलब्ध भी सभी जगह हैं। परंतु ऐसा देखा गया है कि ऐसा अनुमान है कि 15 से 20% जो हमारे समाज में लोग हैं वो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के शिकार हैं। परंतु उनमें से लगभग 1/3 को ही ये पता है कि उनका रक्तचाप जो है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो कभी उन्होंने चेक ही नहीं करवाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम 40 साल के बाद तो आप विशेष रूप से नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करवाएं, और यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर आप नियमित रूप से उसकी दवाई लें। अब लोगों में ये भी धारणा है कि अगर दवाई शुरू कर दी तो उम्र भर खानी पड़ेगी। इस वजह से देखा गया है कि बहुत से लोग दवाई शुरू ही नहीं करते, और अगर शुरू करते भी हैं तो दवाई से यदि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है तो सोचते हैं कि अब तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अब दवाई क्यों खानी है। तो इन दो चीज़ों से बचना बहुत आवश्यक है। बिना चिकित्सक के परामर्श के कभी भी ब्लड प्रेशर की दवाई अपने आप बंद ना करें। और दूसरी, यदि आपका ब्लड प्रेशर की दवाई से रक्तचाप कंट्रोल में, नियंत्रण में आ गया है तो ये दवाई की वजह से है। यदि आप दवाई बंद कर देंगे वो पुनः बढ़ जाएगा। और हम ऐसा देखते हैं निरंतर, हमारे इमरजेंसी में लोग धमनियों के फटने से आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि उच्च रक्तचाप था, दवाई से बीपी कंट्रोल हो गया था, दवाई बंद कर दी और बीपी अब पहले से भी ज़्यादा हो गया, जिससे उन्हें स्ट्रोक हो गया। तो केवल उच्च रक्तचाप जो है इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम अपने ब्लड प्रेशर को 10 से 12 मिलीमीटर मर्करी से भी अगर कम कर लें
तो हमारी स्ट्रोक होने की संभावना लगभग 40% तक कम हो जाती है और इसका उपचार सरल है। तो मैं अपने दर्शकों से बार बार ये अनुरोध करूँगा कि यदि पहले तो अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक करवाएं और यदि उन्हें ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई नियमित रूप से लें। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रही है तो असंक्रामक रोग बढ़ रहे हैं, संक्रामक रोग कम हो रहे हैं, तो मधुमेह या डायबिटीज़। ऐसा माना जाता है कि जो मधुमेह है वो सभी असंक्रामक रोगों की जननी है, इज मदर ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो यदि आपको मधुमेह है तो इसका भी आप उचित रूप से आहार के द्वारा, दवाइयों के द्वारा उपचार लें, क्योंकि यदि ये आपका मधुमेह कंट्रोल में नहीं है तो आपकी न केवल स्ट्रोक, अगर हम मधुमेह की बात करें तो हार्ट हो गया, आइज़ हो गई, हमारी किडनी की बीमारियां हो गई, हमारे स्नायु तंत्र में नर्व्स की बीमारियां हो गई, सभी बढ़ जाएंगी। पर स्ट्रोक के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी जो मैं चीज़ आज कहना चाहूँगा वो है धूम्रपान। धूम्रपान भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रोक या पक्षाघात का। तो वैसे तो इसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा होती है और इसके लिए काफ़ी सारी मुहिम भी चलाई गई हैं और ऐसा देखा भी गया है कि अब पहले से धूम्रपान की दर विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कम हो गई है, परंतु फिर भी अभी भी इसका प्रचलन बहुत अधिक है। और धूम्रपान के रोकने से भी न केवल पक्षाघात, कितने सारी बीमारियां, कितने हृदय रोग हैं, कितने प्रकार के कैंसर हैं जिनसे हम बच सकते हैं। तो धूम्रपान विशेषकर मैं अनुरोध करूंगा अपने दर्शकों से कि अगर आप इसे छोड़ दें तो आपकी अनेक बीमारियों की और विशेषकर पक्षाघात होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चौथी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो है हमारा आहार, हमारा व्यायाम और हमारा वज़न जो है अधिक होना, मोटापा। मोटापा भी एक महामारी की तरह जो है अब हमारी नई जीवन शैली में पाया जा रहा है, क्योंकि शारीरिक श्रम कम हो गया है, चलना फिरना कम है। तो मोटापा एक और एक रिस्क फैक्टर है जिससे हमारी पक्षाघात होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उचित व्यायाम लें और अगर आप अधिक नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन कुछ ऐसा व्यायाम करें जिससे आपको थोड़ा पसीना आए। उतना व्यायाम भी, चाहे वो आप 20 से 30 मिनट ही करें, आपकी स्ट्रोक होने की संभावना को कम करेगा। जहाँ तक आहार की बात है तो आहार जो है हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी बढ़ाता है। अगर हमारा आजकल जंक फूड का काफ़ी प्रचलन है तो ये भी एक जो है पक्षाघात होने का एक बड़ा कारण है, जो कोलेस्ट्रॉल का अधिक होना। तो हमारे आहार में जो है पर्याप्त रूप से फल, सब्जियां इत्यादि होनी चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें जो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसकी मात्रा अपने खान पान में कम करनी चाहिए। और जिनका कोलेस्ट्रॉल अधिक है, क्योंकि कई बार ये आहार से ही ना होकर आनुवंशिक भी हो सकता है, फिर वो नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी अवश्य लें। तो ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं, यदि हम इसका ध्यान रखें तो हमारी जो पक्षाघात होने की संभावना है वो 80% तक कम हो सकती है। और ये बहुत कठिन नहीं है, इसमें बहुत अधिक धन की भी आवश्यकता नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और एक जागरूकता की आवश्यकता है यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जो आपने कारण के जो पहलू थे, आपने बताया कि अपना नियंत्रण में ब्लड प्रेशर, अगर आप ब्लड प्रेशर से ग्रसित है तो नियमित रूप में दवाओं का सेवन जरूर करना चाहिए। अक्सर भ्रम है कि एक बार दवाई शुरू हुई तो सारी जिंदगी भर इसका सेवन करना पड़ेगा, अक्सर लोग जान गंवाते हैं इस भ्रम से। दूसरा डायबिटीज, और तीसरा जैसे आप मदिरापान या धूम्रपान की बात करें, तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, तो अक्सर इस बीमारी में जो आपके शोध हैं वो भी बताते हैं कि संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो प्राथमिक उपचार है, लगता है कि इस बीमारी में जो मस्तिष्क का आघात है, ब्रेन स्ट्रोक है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जो उपचार के विकल्प हैं वो तो सभी को कारगर नहीं सिद्ध हो सकते, क्योंकि समय की आपकी वेस्टेज हो गया है। साथ में आपने बताया जो हेमरेजिक है एंड जो आपके स्पाज्म होने से जो स्ट्रोक होते हैं वो डिपेंड करता है थ्रोम्बोलिसिस किस में सक्सेस होगा। तो चलिए डॉक्टर साहब, आखिर में एक प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है, किसी कारणवश अगर किसी को स्ट्रोक हो गया और उसकी कॉम्प्लिकेशन है, उसके बाद का जीवन शैली उसका किस तरह का होना चाहिए, किन किन पैरामीटर्स को वो नियंत्रण में करना आवश्यक बन जाता है और क्या सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है? इससे पहले मैं एक जो विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहूँगा वो ये है कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है स्ट्रोक या पक्षाघात के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है और हमारे प्रदेश में यदि किसी को
स्ट्रोक या पक्षाघात हो जाए तो क्या करें। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में 2014 से एक HP टेलीस्ट्रोक प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि सभी लोग 3 से 4 घंटे के भीतर बड़े अस्पताल IGMC या टांडा में, जो कांगड़ा में हमारा बड़ा अस्पताल है, वहाँ नहीं आ सकते जी। तो अब 17 ऐसे अस्पताल हैं, इन अस्पतालों के अलावा जहाँ पर CT स्कैन उपलब्ध है और हमने डॉक्टर्स को ट्रेन किया हुआ है, और इनकी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जो निःशुल्क उपलब्ध हैं सभी के लिए, जबकि बाज़ार में उनका मूल्य 50-60 हज़ार रुपये से अधिक है। तो हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसे हम HP टेलीस्ट्रोक नाम से वो उपलब्ध है, वो एंड्रॉयड और OS प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है, जिसे हमारे दर्शक डाउनलोड कर सकते हैं HP टेलीस्ट्रोक। उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन सा आपका निकटतम चिकित्सालय है जहां पर स्ट्रोक की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। तो इसलिए किसी को यदि पक्षाघात हो जाए तो तुरंत वो इनमें से किसी अस्पताल जाएं, यदि वो हमारे मुख्य अस्पतालों से दूर हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रोफेसर सुधीर शर्मा जी आज आपने हमें प्रदान की। उम्मीद करते हैं दर्शकों को जरूर इसका लाभ मिला होगा, क्योंकि साथ में जो दर्शक हैं, अभिभावक हैं, उनको भी जागरूक रहना आवश्यक बन जाता है। साथ में जो आपने नियम बताए, परहेज बताए, अगर वो भरपूर उसका अमल किया जाए तो इस नासूर जैसी बीमारी से आप अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर।